नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड डे का। खबर मिड डे में आज हम बात करेंगे बीजेपी के नए फॉर्मूले पर। बीजेपी के नए फॉर्मूले ने यूपी के सांसदों की धड़कन बढ़ा दी है। कई नेताओं डर है टिकट कटने का। हालांकि बीजेपी सांसदों पर अब जिस तरीके से तलवार लटकी है, कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी के कई सांसदों के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। इसकी वजह है पार्टी का वो नया फॉर्मूला जिसका प्रयोग बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आजमानी जा रही है। बीजेपी ने एमपी चुनाव के लिए कई सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ चुके हैं हमारा एक्सपर्ट पैनल। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट से। बीजेपी नेता विकास पांडे, कांग्रेस नेता शकील खान। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। विकास पांडे जी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में टिकट के बंटवारे को लेकर के जो नया फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया है, अगर उस फॉर्मूले पर आगे बढ़ती है तो मौजूदा सांसदों की कुर्सी पूरी तरीके से गड़बड़ होती नजर आ रही है। लेकिन क्या वाकई एमपी में किसी फॉर्मूले के तहत बीजेपी ने मौजूदा सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया है? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप उसे फार्मूला कह सकती हैं, लेकिन वो फार्मूला नहीं, भारतीय जनता पार्टी के काम करने की शैली है जी। और हम ऐसे ही काम करते हैं, ये पूरा देश जानता है और सारे राजनीतिक दल जानते हैं जी। शायद इसीलिए हमारे लिए कहा जाता है पार्टी विद द डिफरेंस। हम एक मिशन लेकर के आए कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को और हमारे नीचे के कार्यकर्ताओं को हम भरपूर अवसर मुहैया करा पाए राजनीति में राष्ट्र की सेवा करने का। इसीलिए हम 75+ का फार्मूला लेकर के आए और हमने ये प्रयास भी किया। आपको याद हो 2019 के चुनाव में चाहे स्वयं हम सबके आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी हों और चाहे भुवन चंद खंडूरी हों, चाहे भगत सिंह कोश्यारी हों, चाहे कलराज मिश्र हों, तमाम ऐसे नेता थे जिन्हें 75 पार की वजह से चुनाव नहीं लड़ाया गया। और निश्चित तौर पर उनके लिए अलग तरीके की जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि वरिष्ठ लोगों का एक अपना स्थान होता है और वो पार्टी का हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और शायद इसी का कारण है भारतीय जनता पार्टी उनके मार्गदर्शन से और माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति से आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। आज भारत में कांग्रेस के बाद सबसे समय तक सत्ता में बने रहने का अवसर भी हमें मिला, जनता की सेवा करने का अवसर भी हमें मिला। ये उन सबके बड़े तप और तपस्या के बल पर ही संभव हुआ है और उनके मार्गदर्शन के बाद ये संभव हुआ है। मोबाइल है मेरा वाल लेके आओ जी। शकील जी जी कि ये बीजेपी के नेता का ये दावा है कि पूरी तरीके से हम एक अलग रणनीति के हिसाब से चल रहे हैं और उन कार्यकर्ताओं को टिकट दे रहे हैं जिन पर खासा उम्मीद है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से फैसला लिया जी कि केंद्रीय मंत्री और सांसद चुनाव लड़ेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को खुद नहीं पता कि उनका टिकट फाइनल किया जा रहा है। उनकी किसी तरह की तैयारी नहीं थी। आपने देखा कैलाश विजयवर्गीय ने मुखर होकर के कहा कि मैं गणेश भगवान को साक्षी मान के ये बात कहता हूँ कि मेरा लड़ने का मन नहीं था। मैं तो हेलीकॉप्टर में बैठ के 2-4 सभाएं करना चाह रहा था, उसके बीच में जाना नहीं चाहते थे, उनके आगे हाथ जोड़ना नहीं चाहते थे, झुकना नहीं चाहते थे। बड़े कार्यकर्ता हो, बड़े नेता हो गए हैं। तो इस तरह की भाषा जो है भारतीय जनता पार्टी से ही निकल के आई और ये दिख रहा है कि इन केंद्रीय मंत्रियों को डर सता रहा है कि क्षेत्र में एक लंबे समय से इन्होंने जो विकास करना था, जिस तरीके से शिवराज सिंह सरकार की जनता आलोचना कर रही है, जिस तरह से जनता ने शिवराज सरकार को नकारने का काम किया है पिछले विधानसभा में, और तब से लेकर अब तक इन्होंने 3.5 साल की सरकार बनाई विधायकों को खरीद फरोख्त करके, लेकिन उस सरकार में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे वो जनता के बीच में वोट मांगने जा सके। आप काम किया है जी। इसका निष्कर्ष यह निकालता हूं कि इसका परिणाम भाजपा को ही भुगतना पड़ेगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं में तो इससे तो कांग्रेस को फायदा होगा ना? बिल्कुल फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। ठीक है विकास जी। जी, कांग्रेस नेता शकील खान जी का कहना है कि
जो आप कर रहे हैं इसका भुगतान आपको खुद ही करना पड़ेगा। कांग्रेस को खुश होना चाहिए फिर तो कह तो रही है कांग्रेस की हमारा तो फायदा हो रहा है। ये चिंता साफ झलक रही है, आप भी जानती आप नरेंद्र मोदी को भी लड़ा अरे दीजिए, शकील साहब अमित शाह को भी लड़ा दीजिए। अरे शकील साहब सुन लीजिए, शकील साहब सुन लीजिए, धैर्य रखिए, डरिए मत, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब भी ऐसे कांग्रेस का अरे सर डरिए मत, डरता नहीं है सर। अरे तो सर आप तो डर ही रहे हैं ना, आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, और सुनता तो वही नहीं है जिसके डर भरा होता है। आप डरिए मत सर, नहीं डरते तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात नहीं, तो सुनिए, धैर्य से सुनिए। मुझे लगता है कि 2-3 चीजें हैं कि अगर इनके लिए फायदेमंद होता तो ये इतनी व्याकुलता और अकुलाहट क्यों कांग्रेस पार्टी के अंदर दिख रही है, ये हम सबको पता है। दूसरी चीज मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंता से पहले अगर इतनी ही चिंता कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की कर लेती तो कांग्रेस पार्टी में 40 बरस एक ही परिवार का स्वामित्व तो नहीं रहता, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं बन के रह जाती कांग्रेस पार्टी, अगर अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान कर लेती। क्या मुझे बताएंगे अगर कांग्रेस पार्टी रहे भाई साहब, अपनी नॉलेज को सही करिए। आप अपने नॉलेज को कुछ भी एलिगेशन मत लगाइए। 70 कौन सी नॉलेज बताइए आप? क्या 40 साल गांधी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहा? कैसे आप बोल रहे हैं? हमारे नेता क्या 40 साल गांधी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहा? क्या कांग्रेस पार्टी में 40 साल? शकील साहब सुनिए, धैर्य से सुनिए, अरे शकील जी, विकास जी, ऐसी चर्चा का क्या मतलब? कुछ भी बात करेंगे आप, कुछ भी बात करेंगे आप क्या? ठीक है, उनका पक्ष सुनिए विकास जी का, उसके बाद शकील जी आप अपना पक्ष रखिएगा। ठीक है विकास जी, रखिए अपना पक्ष। मुझे लगता है अगर कार्यकर्ताओं की इतनी चिंता कांग्रेस पार्टी ने की होती तो 40 वर्ष का एक ही परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं बन के रह जाती, और 40 साल आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही परिवार के बैकग्राउंड से आया, ये हम सब ने देखा। दूसरी चीज, कार्यकर्ताओं की थोड़ी चिंता कर लीजिए। 76 साल की सोनिया गांधी जी हैं, क्या हटेंगी वहां से किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे क्या? बताइए साहब। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 76 साल के हैं, क्या उनकी जगह किसी सामान्य से कार्यकर्ता को पार्टी टिकट दे रही है क्या? आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद और स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे 81 साल के, क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी? नहीं लड़ाएगी। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, जो ऐसे राष्ट्रव्यापी और ऐसे विकासोन्मुखी और पार्टी और नेतृत्व को साथ में, कार्यकर्ताओं को साथ में ले जाने वाला निर्णय अगर कोई राजनीतिक दल कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और मैं समझ लीजिए, मैं फिर आपसे कहता हूं, हम कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। अगर आप इस सिक्के का दूसरा पहलू देखिए तो हम कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम सत्ता की राजनीति नहीं करते, हम जनता की राजनीति करते हैं। ठीक है विकास जी, भी आपने एक मुद्दा उठाया कि 76 साल की हैं, हटेंगी कि सोनिया गांधी वहां से किसी और को मौका देंगी कि नहीं, तो क्या ये 75 साल से ऊपर वाला फॉर्मूला बीजेपी अपना रही है क्या? बिल्कुल 75 साल के फॉर्मूले की अगर आप बात करिए तो मैंने आपसे क्या कहा, शुरुआत इसकी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को प्रॉपर समन्वय मिल रहा है। आपको याद हो कि वर्तमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बूथ से लेकर के, बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय किया है। ये स्नेहा जी आप भी जानती हैं। श्रीमान इससे पहले के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी बूथ के कार्यकर्ता से निकल करके आए, एबीवीपी से उन्होंने संघर्ष किया और वहां से निकल करके आए और भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का सफर तय किया। आखिर ये कांग्रेस के पार्टी के लोग स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते कि आजाद भारत के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गांधी परिवार को ही 40 बरस तक कांग्रेस पार्टी की विरासत सौंपने का क्या कारण रहा? ये बताना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। जब भी कांग्रेस में कोई दूसरा धड़ा मांग करता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं कांग्रेस पार्टी के G23 के नेताओं ने सवाल उठाए हैं, ये हमने नहीं उठाए हैं, ये स्वयं पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठी। तब उस डर को दबाने के लिए आपने एक रबर स्टैंप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की व्यवस्था देखिए, विवश इतने थे वो कि वो एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहते हैं कि जब बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। इस तरीके के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी दे रही है। ये दिखा रहा है साफ से कि भले ही चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हो, लेकिन उसके पीछे रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है ये हम सब बखूबी जानते हैं और पूरा देश जानता है। ठीक है, को मजबूत करने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा कोई एज फैक्टर तो भारतीय जनता पार्टी लेके आया ना।
कांग्रेस पार्टी ने एक फैक्टर नहीं लेके आया कि भाई हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं करते हैं, आडवाणी बना आप दो, स्वयं स्वीकार कर लिया ना आपने, आडवाणी बना दो, की चिंता नहीं करते, आडवाणी बना दो, आप कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं करते हैं। उम्र के आज आडवाणी बनाने में आपने काम किया, आडवाणी को आडवाणी बना दिया आपने, हमारे यहाँ कल कार्यकर्ता मोदी भी आडवाणी बनने जा रहे हैं। जी विकास जी जी, जवाब दीजिए। मुझे लगता है 2-3 चीजें बहुत हद तक कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इग्नोर कर दी। अभी कार्यकर्ताओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर ही सवाल उठा रहे थे, और जैसे ही मैंने सोनिया गांधी जी का उदाहरण दिया, कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता बैकफुट पर आ गए। क्यों? ये उनकी दुखती रग है, और जब भी आप इस पर अपना हाथ रखेंगे तो इत्या जी यही होने वाला है जो कांग्रेस प्रवक्ता के साथ हुआ। दूसरी चीज, देश की और प्रदेश की जनता तय करेगी कि वो किसके साथ जाना चाहती। मैं फिर कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी लकीर खींची है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी ऐसा कोई नेता नहीं है जो उस लकीर को छू भी पाए। पार करना तो बहुत दूर की बात है। कारण कि एक ऐसा नेतृत्व जो बेहद ईमानदार है, और आज 10 साल होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, एक भी भ्रष्टाचार का तथ्यात्मक आरोप नहीं नरेंद्र मोदी जी पर लगा। गाये बगाए आप कोई भी विषय लेकर के आ जाए वो अलग अरे बात है। भैया, लेकिन अडानी सर, अडानी सुनिए, के आप साथ सुनिए, पार्टनरशिप है। अडानी को जीएमआर का ठेका आपने दिया था ना। शकील जी, विकास जी, शकील जी, विकास जी एक मिनट, शकील जी, 2024 के चुनाव में क्या अडानी अंबानी का ही मुद्दा लेके कांग्रेस आएगी क्या मैदान में? जनता के आम मुद्दे नहीं है क्या? देखिए अडानी अंबानी का जो मुद्दा है वो जनता का ही मुद्दा है। आप देख रही हैं कि देश में रेल व्यवस्था बंद कर दी गई। जो कांग्रेस पार्टी ने रेल चलाया था, उन सारी रेलों को बंद करके और अडानी अंबानी की ट्रेनें दौड़ रही हैं। मूलभूत सुविधाएं एकदम सही है शकील जी। अरे मैडम सुनिए तो, मैडम सुनिए तो, अब रेल से तो डायरेक्ट पब्लिक जुड़ी हुई है ना। सीमेंट उद्योग में पूरा अडानी ने कब्जा कर रखा। 300 रुपए की सीमेंट आज 150 रुपए की सीमेंट आज 350 रुपए में बिक रही है। फ्यूल में, हर एक चीज में, ऑयल में देख लीजिए आप, बड़े बड़े वेयर हाउस अडानी ने बना रखे हैं। इधर क्राइसिस होता है, उधर महंगाई बढ़ती है, तो डायरेक्ट सीधे ही तो अडानी के साथ पब्लिक इंटरफेयर हो रही है। शकील जी, विकास पांडे जी और बीजेपी के सभी नेता प्रवक्ता यही कहते हैं कि जो असल मुद्दे होते हैं उससे दूर हो जाती है कांग्रेस। भाई वो मुद्दे हमें ना बताएं जी। भारतीय जनता पार्टी हमें कांग्रेसियों को मुद्दे मत बताए। कांग्रेस बहुत दुखती हुई रख पे हाथ रख दिया आज कांग्रेस की। मूलभूत मुद्दों से कांग्रेस का कभी कोई लेना देना रहा नहीं है। आप याद कर लीजिए, क्या हमने सबने इनसे सनातन पर बयान दिलवाए? स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिए। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं तुष्टीकरण इनकी राजनीति का आधार है, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी उस तुष्टीकरण के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकती। अभी कह रहे थे मूलभूत मुद्दों पे ये राजनीति कैसे करेंगे। मैं आपको उदाहरण के बतौर बता देता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार आई तो इस देश की जीडीपी थी 112 लाख करोड़ की, और आज जब 2022 में हम खड़े हैं तो इस देश की जीडीपी है 272 लाख करोड़ रुपए की। इस देश में प्रति व्यक्ति आय जब कांग्रेस ने छोड़ी थी सरकार तो थी 79,118 रुपीज, और जब भारतीय जनता पार्टी 2022 में सरकार है तो 1,70,620 रुपए है। ये फर्क कांग्रेस के चश्मे से नहीं दिखेगा। विदेशी मुद्रा भंडार 19 अरब डॉलर का था, जो अब बढ़कर के 36 अरब डॉलर से ज्यादा का हो गया है जब कांग्रेस की सरकार हमको हस्तांतरित होकर के आई। इस देश में, ये हम नहीं कह रहे, ये वैश्विक एजेंसियों की रिपोर्ट कह रही है कि 41.5 करोड़ लोग पिछले 15 सालों में इस देश में गरीबी रेखा से निकल करके आगे आए हैं। 41.5 करोड़ लोग। ये वो नहीं समझेंगे कि जिनके नाना से लेकर के, दादी से लेकर के और बेटे तक ये कह रहे हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। केवल नारा और नौटंकी इनके लिए गरीबी हटाओ हो गया था। वो लोग कभी मूलभूत मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। क्यों? कांग्रेस पार्टी की राजनीति का ये आधार है ही नहीं। आप अगर इन पर स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे सर सुन लीजिए भाई, आप बहुत जल्दी व्यथित हो जाते हैं सर, व्यथित हो जाते हैं। दूसरी चीज,
मुझे लगता है अभी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी, किसे बनाएगी, क्या करेगी, ये हमारा आंतरिक मामला है और ये कांग्रेस का अधिकार है। बिल्कुल ठीक है, मैं भी स्वीकार करता हूँ ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी 75+ की बात करती है या अपने बड़े नेताओं को चुनाव में उतारती है, तो कांग्रेस को दर्द क्यों होने लगता है? ये हमारा आंतरिक मामला नहीं है क्या? यही दोहरी नीति, मैं फिर कहता हूँ आपको, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जो है पड़ाके फोड़ रहे हैं। हमें मालूम है सर कि आपके पदाधिकारी एक व्यक्ति के गुलामियत से जीने में विश्वास रखते हैं। सर सुनिए, सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी है। भैया ये बता दीजिए ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, सोनिया गांधी है। बहुत समय देती हैं और बड़ी महान है आपके लिए, हो सकती है, होना भी चाहिए, आपकी नेता है, आप उन्हें महान कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो महानता तब कहाँ चली जाती है? अरे सर, वो महानता आपकी तब कहाँ चली जाती है कि जब रायबरेली से सोनिया गांधी ही लड़ेंगी चुनाव, तो वहाँ कार्यकर्ता को लड़ाएंगे क्या चुनाव? किसी कार्यकर्ता को रायबरेली में लड़ाएंगे चुनाव? नहीं लड़ाएंगे। इस देश को लाचारी में छोड़ने वाले लोग नहीं जानते हैं कि राष्ट्र सेवा क्या होती है। इन सबको ये पता है कि परिवार कैसे चलता है। चलिए बता रहा हूँ, चलिए जवाब ठीक है, बोला करिए। अभी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, अगर गलत बोलूंगा तो आप जरूर बोलिएगा बीच में, ठीक है? मैं आप डीजल पेट्रोल का भाव क्या था, कोई बात झूठ बोलूं, गलत बोलूं तो आप बोलिएगा, जवाब बीच में जरूर बोलिएगा। देखिए, जब 2014 में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, डीजल पेट्रोल का भाव क्या था? डीजल पेट्रोल 60 रुपए 65 रुपए में मिल रहा था। अब एक बात आप ये भी बता दीजिए, 2003 में जब हमारी सरकार थी तब डीजल पेट्रोल का भाव क्या था? अब सर अगर सच बोल रहे हैं तो पूरा बोलिए, आधा सच बोल करके भाग क्यों रहे हैं? ये भी बताइए, डीजल पेट्रोल के दाम 2003 में क्या थे? मैं वो भी जवाब दे रहा हूँ। 2003 में क्या थे? उसको 2003 में पता करके आपने ने कहा ना कि जब मैं झूठ बोलूं तो आप टोकिएगा। मैं आपको जवाब, आपने कहा झूठ बोलूं तो टोकिएगा। तो अब ये भी बता दीजिए 2003 में डीजल और पेट्रोल के दाम क्या थे? मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब बताइए। तो उस समय कच्चे तेल का भाव क्या था? और जब कांग्रेस की 2014 डीजल पेट्रोल की बात कर रहे थे, कच्चे तेल से भाग गए सर, फिर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने कहा था कच्चे तेल से भाग गए, तब विश्व में युद्ध भी नहीं हो रहे थे, तब पूरा विश्व कोरोना की भी चपेट में नहीं था, पूरे विश्व में युद्ध भी नहीं हो रहे थे, तब विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां भी नहीं बन रही थी। यह भी समझिए आप, पेट्रोल देने का, यह भी समझिए 30 रुपए पेट्रोल देने का वादा किसने किया था? बहुत विकास जी जी, अभी शकील जी ने कहा कि हम देश की बात के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को भी देश के हित के लिए बात करना है, राष्ट्र के लिए बात करना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए बात करना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि गांधी परिवार से कांग्रेस उभर नहीं पा रहा है। देखिए, मैंने उदाहरण के तौर आपको बता दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की क्या स्थितियां रही और स्वयं मीडिया के सामने उन्होंने ये बयान दिया था, इसलिए इसे स्वयं कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं झुठला सकते। और ये कोई पहला उदाहरण नहीं है, इससे पहले चाहे सीताराम केसरी जी रहे हों, आप सबको पता है, और राजनीति तो आप बहुत करीने से देखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी पता है कि जो मैंने कहा है उसमें कितनी बड़ी सच्चाई है। लेकिन वो सच सुनने का मद्दा अगर कांग्रेस के साथी में नहीं है तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि बहुत बुनियादी तौर पर आप देख लीजिए, अभी इंडिया को लेकर के कितनी जल्दी अपने स्टैंड पे आ गए। हम आप एक बार डिस्कशन कर चुके हैं और हमने ये पहले ही आशंका जताई थी कि इस गठबंधन का नाम इंडिया जानबूझ करके रखा गया और इसका मिसयूज ठीक वैसे ही किया जाएगा जैसे उस कांग्रेस का मिसयूज किया जाता है, जिसे स्वयं महात्मा गांधी जी ने ये कहा था अपनी प्रार्थना सभा में कि इस कांग्रेस को अब खत्म कर दीजिए, भविष्य में इसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है। इसका जिस उद्देश्य के लिए उद्भव हुआ था कांग्रेस का, वो उद्देश्य आजादी के साथ पूरा हो गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की कुटिल सियासत देखिए कि आज भी वो कांग्रेस नाम जिंदा रखे हैं। क्यों जिंदा रखे हैं? क्योंकि उसका राजनीतिक लाभ लेना है। यही राजनीतिक लाभ को इंडिया की आड़ में भी लेना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने इंडिया नाम रखा और देश को गुमराह करने का काम आज इंडिया की आड़ में जो वो लोग कर रहे हैं,
जो इस देश को कलंकित करने का काम करते हैं। क्यों भैया? हम अगर राष्ट्र की इंडिया नाम इतना खराब है क्या? सर डरिए मत, इंडिया के हाल में वो कलंकित चेहरे भी हैं, ये बताइए। इतना खराब नाम है क्या इंडिया? सर आप कहना क्या शकील चाहते जी, हैं? उन्होंने इंडिया पे नहीं ऐतराज जताया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष उस नाम का मिसयूज कर रहा है। जरा सुनिए उनकी बात, उसके बाद आप अपना पक्ष रखिएगा। नहीं, न्यूज़ पहले बताएं मेरी ना पूरी क्या बात तो वो तो आप बताएंगे ना, जरा जी विकास जी रखिए अपना जी। पक्ष। मुझे लगता है ठीक वैसे ही आज कांग्रेस इंडिया का दुरुपयोग कर रही है, जैसे बरसों पहले उसने कांग्रेस नाम के दुरुपयोग की रणनीति पर काम किया था। लेकिन आज की जनता में और तब की जनता में जमीन आसमान का अंतर है। ये बात कांग्रेस को समझनी पड़ेगी, और नहीं समझ में आएगी तो देश की जनता इन्हें तिबारा समझाने जा रही ठीक है। है इसमें कोई विकास दो राय जी, नहीं। अभी आपने दूसरी कहा चीज- कांग्रेस नाम का मिसयूज कर रही है कांग्रेस, और इंडिया नाम का भी मिसयूज विपक्षी गठबंधन कर रहा है, कैसे? मैंने बताया ना कि उसी कांग्रेस जिसके लिए हमेशा आपने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये कहते सुना होगा, आजादी हमने दिलाई। क्यों? आजादी के उद्देश्य के लिए ही कांग्रेस का गठन हुआ था। ये स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा या किसी व्यक्ति ने नहीं कहा है, ये स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमने आजादी के उद्देश्य के लिए कांग्रेस का गठन किया था। आज वो उद्देश्य पूरा हो गया, भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए इस नाम को खत्म कर दीजिए। अब इसका कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वही पुराना ढर्रा मैं बता दूं आपको, मिसयूज करने की पुरानी राजनीति कांग्रेस का आधार है। इसी का कारण है कि इन्होंने ऐसा नाम ढूंढ करके निकाला है। सर डरिए मत, सर स्नेहा जी मना करिए इन्हें, स्नेहा जी इन्हें मना करिए प्लीज, डरे नहीं। अभी तो मैंने बोलना चालू नहीं किया, अभी आपकी महंगाई के पोल खोलता हूँ। आपको याद कर लेना चाहिए महंगाई पर प्रवचन देने से पहले। सर डरिए मत, साइड इफेक्ट तो सर डरिए मत, इतने आदमी इनसे कहिए प्लीज सुन ले पूरी बात, ये डिबेट खराब कर रहे हैं। शकील जी जी मैडम सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप भी आराम से, उनसे सवाल भी आराम से। लीजिएगा। आपने सवाल किया, मैंने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब जी। भी दिया, ठीक है। मुझे लगता है महंगाई पर बात करने से पहले कांग्रेस प्रवक्ताओं को अपनी हिमाचल प्रदेश की सरकार से एक बार जरूर सवाल पूछना चाहिए। पूरे देश में आप ढिंडोरा पीट रहे हैं महंगाई का, लेकिन तब महंगाई का ढिंडोरा कहां चला जाता है जब हिमाचल में इनकी कांग्रेस शपथ लेने के साथ कैबिनेट पहला डिसीजन ये करती है कि पेट्रोल के ऊपर सेज बढ़ा करके पैसे बढ़ा देती है। तब कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता का मुंह क्यों नहीं खुला महंगाई के ऊपर, ये पूरा देश आज जानना चाहता है। दूसरी चीज, लगातार 2009 और 2011 इस देश में महंगाई दर 10% से ज्यादा रही। ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं, आप चेक करिए, लगातार 3 साल 10% से ज्यादा रही। और मुझे चुनौती देते हैं कांग्रेस प्रवक्ता को कि पिछले 10 सालों में कोई ऐसा साल बता दीजिए जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में महंगाई दर 10% से ज्यादा पूरे साल रही हो। एक साल केवल बता दीजिए। तो महंगाई के ऊपर बेजा रोना रोने वाले लोग 5 रुपए में आम आदमी का पेट भरवा दिया करते थे। 5 रुपए में इनके केंद्रीय मंत्री कहते थे कि आम आदमी तो 5 रुपए में पेट भर लेता है। तो ऐसे मजाक बनाने वाले गरीबी और गरीबी का, ये लोग क्या जाने गरीबियत क्या होती है, देश क्या होता है। इन्होंने देश के लोकतंत्र का भी मजाक बनाया और देश का भी मजाक बनाया। दूसरा, अडानी को लेकर के मैं फिर इनसे कहूंगा, क्या छत्तीसगढ़ की उनकी कोयले की खदानें कैंसिल कर दी कांग्रेस ने? क्यों? वो तो ठीक आदमी नहीं है ना, अडानी तो गलत आदमी है ना, तो उनकी छत्तीसगढ़ की खदानें कैंसिल कर दी क्या? 2014 में उन्हें जो ठेका मिला था वो कैंसिल कर दिया क्या? ठीक है, जवाब लेते हैं। जरा सा फर्क है। और उससे पहले जीएसटी 2017 में आया, उससे पहले सुनिए मेरी बात, जीएसटी पूरे देश में 1 साल लागू होता है। केवल हिमाचल में क्यों पैसे बढ़े भाई? हिमाचल में पैसे बढ़े तो आप गोलमाल जवाब देंगे, जीएसटी पूरे देश में लागू होता है श्रीमान जी। जी जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, सब कुछ पालिए, गलतफहमी मत पालिए। ये मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की जनता तय करेगी कि उसे नरेंद्र मोदी जी के साथ जाना है या उनके साथ जाना है जिनका नाम तो है राम सेवक, लेकिन काम है डाकुओं और डकैतों वाले। तो ऐसे उदाहरणों के साथ जाना है या देश के सच्चे सेवक नरेंद्र मोदी जी के साथ जाना है, ये देश की जनता तय करेगी, ये मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी। ये शेर की भेड़िए हैं, शेर की खाल के छुपे हुए भेड़िए हैं। ये पूरे देश को खाने वाले लोग हैं, लूटने वाले लोग हैं। ये लूट तंत्र को अंतिम श्रद्धांजलि होगी जनता की, जो 2024 में देने जा रही है देश की जनता। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।